हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। माय नेम इज प्रतीक एंड आपका स्वागत है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया के कुछ एमसीक्यूज़ को। आज हम लोग एक आध घंटे का सेशन लेंगे। विल ट्राई टू कवर एंड रैप अप दिस सेशन विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 आवर्स। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस रिलेटेड टू the topics of Stone Age, mainly the Vedic period, कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से और कुछ रैंडम हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी हम लोग इसके अंदर से कवर करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ऑन द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। सो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन आई लाइक टू इन्वाइट यू टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस आपको जानकारी होगी कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लस पेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं और मेरा वाला और भी एजुकेटर्स यहाँ पे लाइव क्लासेस लेते हैं। बहुत सारी लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है जहाँ हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली आपको तैयारी कराते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेके। तो आप जुड़ना चाहते हो तो यू कैन जॉइन अस ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन रिवॉल्यूशन इन दिस कंट्री एंड फुलफिल योर ड्रीम ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक्स अवेलेबल है, आप उसके अंदर जुड़ सकते हो। अभी वी हैव गॉट सम फंटास्टिक ऑफर्स रनिंग अप। इनफैक्ट आज की तारीख के अंदर अगर आप समझो तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू विल गेट 6 months ऑफ एक्सटेंशन फ्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर है कि यू टेक अप सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 year, आपको 6 months का ऐसे ही एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो आप 1.5 साल तक तैयारी कर सकते हो बाय अपॉइंटिंग, और यू कैन एक्चुअली अटेंड द लाइव क्लासेज एज वेल। बाकी वी हैव गॉट सम गुड ऑफर्स रनिंग। इनफैक्ट अभी 18 months का आइकॉनिक कॉम्बो चल रहा है, जहां अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 76,000 के अंदर पूरा कवर हो जाएगा विद दिस कोड PN Live। आपको ये कोड हमेशा यूज़ करना है वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, दैट इज़ PN Live। इनफैक्ट वी हैव गॉट सम प्रीलिम्स ऑफर। ये 2 March तक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है एंड इसमें भी 50% ऑफ अवेलेबल है। इसमें भी आपको कोड यूज़ करना है PN Live। 6 months के टेस्ट 28 टेस्ट करीबन 3,000 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल है, और 12 months के 56 टेस्ट आपको कवर कराए जाएंगे। इसमें GS और CSET दोनों के हो जाएंगे। सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट दोनों आप अटेंड कर सकते हो। बाकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये हमारा 1-to-1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लानर होता है, एजुकेटर्स के साथ डिस्कशन होता है। आप इनमें भी ज्वाइन करिए। हमेशा सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज़ करिएगा। द नेम ऑफ द कोड इज़ PN Live एंड गेट 10% ऑफ और मैक्सिमम डिस्काउंट। इनफैक्ट मेरे ऑप्शनल के बैचेस के अंदर भी आप जुड़ सकते हो। यूपीएससी सीएसई में मैं ऑप्शनल कैटेगरी में भी पढ़ाता हूँ। आई टीच हिस्ट्री ऑप्शनल एज वेल एंड हिस्ट्री ऑप्शनल इज़ माई फोटे। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी इन योर प्रिपरेशन। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे मेंटरशिप फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। आपको और भी टेस्ट सीरीज़ इसके अंदर फ्री के अंदर अवेलेबल कराई जाती है। ये मंडे टू फ्राइडे 10 AM होती है। हमारी हिंदू की टेस्ट सीरीज़ है, CSET की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वी हैड डिस्कस 30 क्वेश्चंस, और ये 30 क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हाउ टू अपीयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। मेनली हमने क्वेश्चंस को देखा था, पर क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एनालिसिस किया था। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आपको खाली और खाली क्वेश्चंस करवा के छोड़ दूँ सर, है ना। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एनालिसिस करवाऊँ, आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि ये प्रश्नों को कैसे अटेंड किया जा सकता है। तो इसके कारण हमने टाइम लगाया था थोड़ा बहुत। आज भी हम लोग 15-20 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कस अराउंड 15 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस। लेट अस सी, 1-1.5 घंटे का टाइम है हमारे पास। तो आई थॉट इट्स बेटर टू टेक अ सेशन एंड एटलीस्ट हेल्प यू इन द रिविजन आस्पेक्ट एज वेल। ओके, तो ये भी एंशिएंट इंडिया से ही है। इट्स कोर्स ऑन एंशिएंट इंडिया ओनली। तो इसमें भी हम लोग फोकस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में ही, और देखने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस को कैसे अटेंड किया जा सकता है। आप एक टेबल बना दीजिएगा, प्लीज़ ट्राई टू मेक अ टेबल, जहां एक पहले कॉलम के अंदर आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे, सेकेंड कॉलम में आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया, थर्ड में आप लिखोगे स्किप, करेक्ट या इनकरेक्ट, और बेसिकली अल्टीमेट मार्क्स लिखोगे। अगर पॉजिटिव है तो +2 है, और अगर आप गलत जा रहे हो तो -0.67 कर दीजिएगा। ओके, सो दिस विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्चर एंड आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जहां आप फाइनली कंक्लूड कर पाओगे कि कितना सही है कितने गलत है। ओके, तो चलते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं हमारे सेशन को। हमने कल 20 क्वेश्चन किए थे, आज वहां से ही कंटिन्यू करेंगे। विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 इटसेल्फ। ओके, क्योंकि हमने कल तक 20 क्वेश्चन को पूरा कवर किया है कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके, और 28 क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर, है ना। तो आज वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं 21 नंबर के प्रश्न के ऊपर, और देखने की शुरुआत करते हैं कि इसमें से क्या करेक्ट है। ओके,
अब देखिए ये प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एक स्कल्पचर दिया हुआ है, फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर है, और दूसरा आपको साइट आपको दी गई है कि भाई कौन सी मूर्ति कहाँ पे मिलती है, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। और आप में से यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, यक्षिनी बैरिंग चौरी, शल भंजिका यक्षिनी, क्वाड्रपल लायन पिलर इज रिलीफ आर्ट, दीदारगंज, तांजोर एंड सारनाथ। दीदारगंज, तांजोर एंड सारनाथ, ये 3 नाम दिए गए हैं और यहाँ पे 3 आपको स्कल्पचर की इमेजेस दी गई है। आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड, इसके अंदर से आपको आइडेंटिफाई करके बताना है इनमें से कौन से इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर से करेक्ट ऑप्शंस के रूप में आपको चीज़ें दिखेगी। अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 1 2 2, फिर यहाँ पे 3 ओनली है, फिर यहाँ पे 1 एंड 3 है और दूसरा है 1 2 एंड 3। ओके, तो आप में से आइडेंटिफाई करके बताना है क्या सही है इसमें से। ओके, यक्षिनी बैरिंग चौरी, चौरी पता है कि नहीं पता आपको सर, है ना? जैनिज़्म के अंदर आपने देखा होगा कि मूर्ति के साथ या कुछ लोग हाथ में एक ब्रूम टाइप ऑफ चीज़ रखते हैं, उसको चौरी कहते हैं सर, है ना? तो इसे ब्रूम कहते हैं, आरोहण कहते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम से पहचानते हैं। यक्षिनी बेसिकली फोक वर्शिप के अंदर हमको पता चलता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेमीगॉड हुआ करती थी, जिनको कालिदास ने भी इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया था। कालिदास की एक किताब है मेघदूतम, अगर आपको पता होगा, कविता है। ये मेघदूतम में बेसिकली एक यक्ष बादल को जाके कहते हैं, क्लाउड को जाके कहते हैं, मेघ को कहते हैं, मेरी यक्षिनी को मेरा मैसेज पहुंचाना, प्लीज़ सेंड माय मैसेज टू द यक्षिनी सर। ठीक है, इसमें पूरी कहानी ही यही है। क्या ये दीदारगंज से मिली थी बाय द वे सर, है ना? दीदारगंज इज़ अ प्लेस इन बिहार, ये बिहार के अंदर प्लेस है सर, है ना? और ये सही है। इनफैक्ट ये मौर्यन आर्ट के पीरियड से जुड़ने वाली आपको ये मूर्ति दिखेगी। यू विल फाइंड दिस मूर्ति इज़ बिलोंगिंग टू द मौर्यन आर्ट पीरियड। और ये मूर्ति की खासियत ये है कि ये क्रीम कलर के स्टोन से बनी है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब है कि स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही फेमस आपको ये दिखता है सर। ठीक है, तो ये तो सही है। अब दूसरा भी यहाँ पे आपको बोला गया शल भंजिका यक्षिनी। अब देखिए शल भंजिका जो है यक्षिनी, ये तांजोर में नहीं है। यक्षिनी की जो पूजा थी, जो यक्षिनी की जो पूजा है, ये डेमीगॉड्स के रूप में होती थी और ये डेमीगॉड्स के रूप में इनको जहाँ पे वर्शिप किया गया है वो मूलतः से नॉर्थ इंडिया में बहुत है सर, है ना? साउथ में तांजोर के मंदिरों के ऊपर आपको ज़रूर से दिख जाएगी, पर वो गंगा यमुना दिखती है या आप पकड़ने की कोशिश करोगे मिथुन की इमेजेस है। ओके, शल भंजिका भी बेसिकली एक यक्षिनी है जो डाली पकड़ के खड़ी होती है, बट वो तांजोर में नहीं मिलती है। ये वाला तो गलत हो जाता है। तो आपको पता है कि 1 सही है, 2 गलत है, और उसके बाद तीसरा है क्वाड्रपल लायन पिलर एज रिलीफ आर्ट इन, वो कहाँ पे है सर, है ना? क्वाड्रपल लायन पिलर का मतलब क्या है कि आपने भारत का नेशनल एम्बलम देखा होगा, और अगर आपने भारत का नेशनल एम्बलम देखा है तो आपने देखा होगा कि ये लायन की इनफैक्ट है ना 3 आपको फोटोग्राफ दिखती है। 3 लायंस आर एक्चुअली सीन इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ सर। ठीक है, वो एक्चुअली 3 नहीं है, वो 4 लायन है। वो अशोक के द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ का एग्जाम्पल है सर। ठीक है, और सारनाथ तो जो यूपी के अंदर है वो इसी के लिए तो फेमस है। हमारा नेशनल एम्बलम भी यहाँ से लिया गया है। आपने इनफैक्ट जिस जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो वो इसी बेसिस के रूप में तो आपको मिल जाता है ना सर। ठीक है ना? तो यू विल फाइंड कि ये तो बहुत ही क्लियर कट है कि भाई जो लायन पिलर है अशोक स्तंभ के रूप में है, वो सही है ऑप्शन के अंदर। ओके, तो दूसरा वाला गलत है, जहाँ दूसरा आता है उसको निकाल दीजिए। ओके, अब बचता क्या है कि यहाँ पे 1 and 3 ओनली होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा और वो होगा 1 and 3, क्योंकि वी नो दैट यक्षिनी की जो इमेज है बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट ये जैनिज़्म के साथ जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि ये जो यक्षिनी है जो चौरी लेके खड़ी हुई है हाथ में, ये यक्षिनी बेसिकली जैनिज़्म के अंदर है, जैन फिलॉसफी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और शल भंजिका की जो इमेज है यक्षिनी की, ये आपको मिलती है सारनाथ के अंदर। ये सारनाथ कहाँ? सांची के स्तूप के अंदर मिलती है। तो सांची के स्तूप का जो गेटवे है उसमें एक स्त्री यूँ डाली पकड़ के खड़ी रहती है सर। देयर इज़ अ वुमन, देयर इज़ अ लेडी हु इज़ एक्चुअली होल्डिंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ये जो ट्री की ब्रांच जो किसी ने होल्ड की हुई है वो हमको शल भंजिका यक्षिनी के रूप में आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होता है। और इन्हीं बेसिस के रूप में अगर आपको पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड और इज और आर करेक्टली मैच्ड, तो आप आराम से इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि द करेक्टली मैच ऑप्शन आर 1 and 3 ओनली एंड सी कैन बी द करेक्ट ऑप्शन सर, है ना?
सो होपफुली दिस सॉल्व्स योर क्वेरी एंड इसी बेसिस के ऊपर से आपके आंसर भी सॉल्व हो गए होंगे। ये अशोक का पिलर कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा अशोकन पिलर। ओके, दिस इज़ द अशोकन पिलर, दिख रहा है आपको, है ना। तो अशोक स्तंभ आपने देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है सर, है ना। ये मेरे पास तो छोटा वाला रेप्लिका है, बट एटलीस्ट आपको ये दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो 1 है और 3 यहाँ पे है, 2 3 4 सर, है ना, 1 2 3 4। तो ये ऐसा ही है, ऐसा बड़ा वाला वर्जन आपको दिखेगा। ये तो लकड़े का है ना, तो बट यू विल फाइंड अ बिगर वर्जन एज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोलिथिक आर्ट के ऊपर से, और आपको पूछा गया है कि पैलियोलिथिक आर्ट के समय पे सर, है ना, पैलियोलिथिक आर्ट के समय पे बहुत सारी ज्वेलरी क्राफ्ट की शुरुआत हो जाती है। ये ज्वेलरी क्राफ्ट जो था ये हड्डियों के अंदर से बनता था, एग के शेल से बनता था। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि फायर वॉज डिस्कवर्ड इन द मेसोलिथिक पीरियड। भारत में जो अग्नि है, फायर है, उसकी डिस्कवरी मेसोलिथिक पीरियड में होती है। ओके, अब इनमें से क्या सही ऑप्शन है सर, है ना। चलो बताइए, पैलियोलिथिक कौन सा पीरियड आएगा? इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं बाय द वे, है ना, सबसे पुराना स्टोन एज है ये। मेसोलिथिक को ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है, ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है। सो वंस यू विल सी द टाइमलाइन फैक्टर, वंस यू विल सी द टाइमलाइन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ऐसे 3 पीरियड्स आपको दिखेंगे टाइमलाइन के अंदर। जब आप टाइमलाइन का फैक्टर देखोगे तो आपको टाइमलाइन के तहत 3 अलग अलग पीरियड दिखेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। और इसी 3 पीरियड के बेसिस के रूप में हिस्टोरिकल कैटेगराइजेशन हुआ है, हिस्टोरिकल डिवीजन हुआ है। आपको पूछा क्या गया है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू, आपको पूछा गया है कि इसमें से क्या करेक्ट है अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द स्टोन एज सर, है ना। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पैलियोलिथिक पीरियड विटनेसेस द इवोल्यूशन ऑफ ज्वेलरी क्राफ्ट बीइंग प्रैक्टिस्ड आउट ऑफ बोन्स एंड शेल्स। फायर वॉज डिस्कवर्ड इन द मेसोलिथिक पीरियड, विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, इनमें से क्या इनकरेक्ट आपको पूछा है सर, ठीक है। तो आपको जानकारी होगी कि इस पीरियड के समय पे बोन्स में से और एग के शेल में से हमको बहुत सारे ज्वेलरी मिले हैं। पैलियोलिथिक पीरियड में आपको एक साइट दिखती है पटने, पटने इज़ अ साइट इन महाराष्ट्र बाय द वे सर, है ना। वहाँ पे ऑस्ट्रिच के अंडे दिखे हैं। किसके अंडे दिखे हैं? ऑस्ट्रिच एग के। उसके अंडों के जो शेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है, वो एग के शेल्स में से ज्वेलरी के हमको इमेजेस मिल चुके हैं। वी हैव फाउंड द इमेजेस ऑफ ज्वेलरी आउट ऑफ दिस। ओके, तो ये पीरियड में तो ये तो सही है, इसमें तो कोई दरार नहीं है। और आपको पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट क्या है, यू आर सपोज टू आंसर व्हाट इज इनकरेक्ट आउट ऑफ दिस पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, दूसरा बोला गया है कि फायर वॉज डिस्कवर्ड इन द मेसोलिथिक पीरियड। क्या बोला गया है कि इस पीरियड के समय पे फायर मेसोलिथिक पीरियड में आई थी। अब देखिए, पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर ही हमको कुरनूल नाम की जगह दिख जाएगी भारत में, जहाँ पे फायर के एविडेंसेस मिल जाते हैं। और फायर के एविडेंसेस कैसे डेवलप हुए थे सर, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि 2 पत्थरों को एक दूसरे के साथ टकराया होगा, और पत्थरों को टकराने के कारण वी विल फाइंड कि फायर के एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए होंगे, फायर बनने की शुरुआत हो गई होगी सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। पर मेसोलिथिक में अग्नि नहीं मिलती है, अग्नि तो हमको पैलियोलिथिक पीरियड से ही मिल जाती है। ओके, मेसोलिथिक पीरियड की खासियत ये है कि ये ट्रांजिशन जोन था। तो ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज के बीच में ये ट्रांजिशन पीरियड के रूप में मेसोलिथिक पीरियड था। इसकी खासियत यह है कि इसमें छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, जिसे माइक्रोलिथ के रूप में पहचानते हैं, जिसमें पॉइंटेड पत्थर आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन वाले पत्थर दिखेंगे। और इन पत्थरों का मेन इंटेंशन ये था कि इससे आप हंटिंग थोड़ा इजीली कर पाओ, थोड़ी मूवमेंट अच्छे से कर पाओ। दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा क्लाइमेट जो है अर्थ का थोड़ा वार्म हो जाता है, और क्लाइमेट जब वार्म होने की शुरुआत हो रही है तो यू विल फाइंड मोर एंड मोर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल टेक प्लेस, और एनिमल हंटिंग के अंदर भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता रहेगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका 2 वाला तो गलत हो जाया है, 1 इज़ ओनली करेक्ट ऑप्शन सर, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है कि चूज़ द इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ दी बी ओनली। मतलब ये है कि 2 ओनली विल बी द करेक्ट, क्योंकि पूछा क्या गया है इनकरेक्ट है। अच्छा, बाय द वे, जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तो यू प्लीज़ मेक श्योर कि इसके तहत क्वेश्चंस के आंसरिंग में, अटेंडिंग के अंदर
हमेशा आपको पीछे वाला देखना है। यू आर सपोज टू सी कि क्या पूछा जा रहा है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू, ओके। एंड रेदर देन करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर एंड टाइम के अंदर कन्फ्यूजन हो और कन्फ्यूजन के कारण आप प्रॉब्लम में ना आ जाए, उसका ध्यान रखिएगा ज़रा। चलिए सर, है ना। तो एटलीस्ट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, यू गॉट दिस मच पॉइंट क्लियर टू यू कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है और पैलियोलिथिक मेसोलिथिक के बीच में कैसे फ़र्क आपको देखने को मिलता रहता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 था। 22 के बाद हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आपको पूछा गया है 3 साइड्स के रूप में सर, है ना। और आपको साइड्स के अंदर बताना है कि आप दक्षिण से लेके पश्चिम की तरफ या नॉर्थ की तरफ जाओगे तो इनमें से कौन सी साइट यहाँ पे आई हुई है और उसकी खासियत क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ओके। समझे कि नहीं समझे। और इन्हीं वेजेस के रूप में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वेजेस के रूप में आपको इम्पॉर्टेंट लोकेशंस मिलती रहेगी, ओके। तो एक है आदि चनल्लूर करके एक साइट है। दूसरी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक और साइट इसने यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, वो है पयमपली। देयर इज़ वन मोर साइट कॉल्ड एज पयमपली। और तीसरी साइट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिया गया है ब्रह्मगिरी, ओके। द थर्ड साइट इज़ एक्चुअली गिवन ऑन दी ब्रह्मगिरी सर, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी साइट्स का इम्पोर्टेंस कौन सा है। और जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो, तो इन साइट्स का लोकेशंस कैसे कहाँ से कहाँ जाएगा सर, है ना। आई गिव यू 45 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दी ऑप्शंस। आप सोच सकते हो एंड उसके बाद मैं इसका डिस्कशंस करवाऊंगा कि ये साइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साइट्स, ओके। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है कि इनमें से ये साइट्स की खासियत क्या है सर, है ना। आदि चनल्लूर, पयमपली एंड ब्रह्मगिरी, बाय द वे तीनों के तीनों साउथ इंडिया के अंदर ही है सर, ठीक है। ऑल द 3 साइट्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया ओनली, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये सब की सब साइट जो है ये साउथ इंडिया के बाहर आई हुई है सर, है ना। ये साइट्स की खासियत आपको ये दिखेगी कि ये सब की सब आपको यहाँ पे ही दिखेगी, साउथ के अंदर ही सर, ठीक है ना। अब आपको इनमें से आइडेंटिफाई करके बताना है कि भाई कौन सी साइट्स कहाँ पे आई हुई है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ओके। सो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इन्हीं बेसिस के रूप में आपको 3 जगह आपको यहाँ दिखेगी। चलिए सर, ठीक है। एक है आदि चनल्लूर। आदि चनल्लूर एक्चुअली एक ऐसी साइट है जो बेसिकली आपको साउथ इंडिया के अंदर दिखेगी, तमिलनाडु के अंदर दिखती हैं। और आदि चनल्लूर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये स्टोन एज की साइट के साथ साथ ये आयरन एज को भी दर्शाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा मेगालिथिक पीरियड सर, है ना। मेगालिथिक पीरियड के अंदर भी ये साइट सक्रिय हुआ करती थी, उसके एविडेंसेस हमको मिल जाते हैं। आदि चनल्लूर सबसे साउथ में है। आदि चनल्लूर से थोड़े ऊपर जाओगे तो आपको पयमपली दिखेगी। पयमपली की भी खासियत ये है कि ये भी नियोलिथिक पीरियड के अंदर एक्टिव साइट आपको दिखेगी, और इस साइट के अंदर भी हमको मेगालिथिक एविडेंसेस भी मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो वी विल ऑल्सो फाइंड बोथ ऑफ दिस एविडेंसेस इन दिस पीरियड एज वेल सर। तीसरा है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी एक्चुअली कर्नाटका वाले रीजन के अंदर है, और ब्रह्मगिरी को हम लोग जब समझते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे भी मेगालिथिक पीरियड के कुछ एविडेंसेस है। खासियत यह है कि यहाँ पे आपको अशोक के एविडेंसेस भी दिखेंगे। अशोक का एक रॉक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आया हुआ है, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन। इसकी खासियत ही आपको ब्रह्मगिरी की ये दिखेगी। तो इस बेसिस के रूप में आदि चनल्लूर सबसे साउथ में है। ऊपर की तरफ जाओगे तो पयमपली आएगा और ब्रह्मगिरी आएगा। तो 3, 2, 1 आपका जो आंसर बनता है वही आपका राइट आंसर बनेगा, और ये 3, 2, 1 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो इन्हीं बेसिस के रूप में हम लोग आंसर नंबर ए को राइट आंसर के रूप में कंसीडर करेंगे, ओके। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और इनफैक्ट ऑल दिस साइट्स आर बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स ओनली। ये सब साइट्स में आपको लग रहा होगा कि मास्टर कहीं और से निकाल के पूछ रहा है हमको, तो बता देता हूँ एनसीईआरटी की किताब में दी गई है, इनफैक्ट नई एनसीईआरटी में ही दी गई है। तो आप एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से करोगे तो आपको काफ़ी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ये प्रश्न भी हमने उसी में से ही निकालने की कोशिश की थी कि कैसे आप इसको अटेंड कर पाते हो। खैर, तो होपफुली दिस सॉल्व्स योर क्वेरी। ये तीसरा प्रश्न था हमारा, और एक एक करके हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। हम लोग आज 10 क्वेश्चन करेंगे। विल ट्राई टू डू अराउंड 10 क्वेश्चंस टुडे सर, है ना।
पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है सर, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म पेट्रोग्लिफ? द टर्म पेट्रोग्लिफ करेक्टली डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सी चीज़ों को पेट्रोग्लिफ डिस्क्राइब करती है? 4 चीज़ें आपको दी गई है। पेंटिंग आर्ट फॉर्म ऑफ एंग्रेविंग ऑन वॉल सर्फेसिस पेंटेड ऑन स्टोन एज, रिचुअल प्रैक्टिस कंडक्टेड बाय द हरप्पन्स, टर्म रिलेटेड टू द वैदिक एज एंड इट्स ओरिजिन बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स, है ना? पेट्रोग्लिफ बेसिकली वैदिक काल का एक टर्मिनोलॉजी था और इसको वेस्टर्न स्कॉलर, पश्चिमी स्कॉलर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। ये रिचुअल वर्शिप का प्रकार है। एक कहा गया है पेंटिंग आर्ट फॉर्म है जो एंग्रेविंग के द्वारा होता है। एंग्रेविंग समझ में आता है आपको कि वॉल के अंदर पूरी की पूरी एंग्रेवमेंट होती है, उसके द्वारा आपको ये दिखेगा। आपको बताना है इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है। इसमें से पेट्रोग्लिफ जो है वो करेक्टली मैच कहाँ पे है? व्हाट इज़ करेक्टली मैच्ड इन द सेम? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेट्रोग्लिफ क्या है? द टर्म पेट्रोग्लिफ करेक्टली डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग? और टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेट्रोग्लिफ क्या है? पेट्रोग्लिफ किसे कहते हैं? और पेट्रोग्लिफ का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से कहाँ हो पाया है, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्या सही है सर। पेट्रोग्लिफ को कैसे सही मानेंगे हम? चलिए, योर टाइम स्टॉप्स नाउ। ओके, पेट्रोग्लिफ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेट्रोग्लिफ? इसके डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताना है इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड होगा। देखो, पेट्रोग्लिफ और कुछ नहीं है। अगर आपने स्टोन एज के बारे में पढ़ा होगा तो स्टोन एज के अंदर 3 अलग अलग पीरियड सबसे मेन है हमारे लिए, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसमें नियोलिथिक पीरियड के अंदर हमको बहुत सारे पेंटिंग्स दिखते हैं, मेसोलिथिक पीरियड के अंदर हमको पेंटिंग्स दिखते हैं। ये पेंटिंग्स अगर आप देखोगे भारत की अलग अलग जगहों के ऊपर हमको मिल जाएंगे। जैसे आप देखोगे तो भीमबेटका के अंदर मिलते हैं, यू विल फाइंड बुरजाओं के अंदर हमको मिल जाते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करें, साउथ इंडिया के अंदर हमको कुछ कुछ जगह के ऊपर मिलेंगे, उत्तराखंड में लखुदियार के अंदर मिलेंगे। तो इसमें जो भीमबेटका के अंदर जो पेंटिंग्स मिलते हैं, द पेंटिंग्स दैट वी फाइंड एट भीमबेटका, ये भीमबेटका के पेंटिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर एंग्रेविंग किया गया और उसके ऊपर कलर अप्लाई किया गया। पेट्रोग्लिफ एक ऐसी टेक्निक है कि कोई भी प्रकार का पेंटिंग जो होता है उसके ऊपर पहले चिजलिंग और एंग्रेविंग होगा, फिर उसके ऊपर कलर अप्लीकेशन होगा सर, ठीक है। सो द एप्लीकेशन ऑफ द कलर विल बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी जो पहले चलता है। तो एंग्रेवमेंट होता है कोई भी चीज़ का, एंग्रेव करने के बाद उसके ऊपर कलर की एप्लीकेशन की जाएगी, इसी को ही पेट्रोग्लिफ के रूप में पहचानते हैं। ये पेट्रोग्लिफ के पेंटिंग्स जो है, जो बेसिकली एंग्रेवमेंट के रूप में आपको दिखेंगे, वो स्टिक लाइक पेंटिंग्स आपको दिखेंगे। अगर आप भीमबेटका के पेंटिंग्स को देखोगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टिक लाइक पेंटिंग। ये जो स्टिक लाइक पेंटिंग जो है वो इसी का ही खासियत है। दिस इज़ एक्चुअली द फीचर ऑफ द भीमबेटका पेंटिंग्स, है ना, समझे कि नहीं समझे। और उसमें ये पेट्रोग्लिफ टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो पहले एंग्रेव किया जाता है, उसके ऊपर से थोड़ी बहुत चीजलिंग की जाती है और उसके बाद फिर कलर एप्लीकेशन किया जाता है। और ख़ास करके मीसोलिथिक पीरियड के अंदर आपको बहुत सारे इस प्रकार के पेंटिंग दिखेंगे। तो ये जो मीसोलिथिक आर्ट फॉर्म है, जो पेंटिंग का प्रकार है, इसी को ही पेट्रोग्लिफ कहा गया है सर, समझे आप लोग? ओके, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पूछ जा सकता है, दे कैन आस्क यू इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन कि ये क्या है। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि व्हाट इज़ पेट्रोग्लिफ ऑल अबाउट एंड उसको कैसे आप डील करोगे। खैर, तो होपफुली ये प्रश्न आपको सॉल्व हो गया होगा, यू माइट हैव क्लियर दिस आइडिया। बाकी भीमबेटका के अंदर ये पेट्रोग्लिफ प्रकार के स्टोन एज पेंटिंग्स बहुत दिखेंगे। खासियत ये है कि इसमें वाइट एंड रेड कलर सबसे प्राइमरी है, आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट ये सबके सब नेचुरल कलर्स हमको मिलते हैं, इसमें कोई भी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर्स का एडिशन नहीं हो रहा है। और भीमबेटका बाय द वे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो भीमबेटका की आपको खासियत दिख जाएगी सर। खैर, तो 24 है उसका आंसर जो है वो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो आएगा वो ए आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर से, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सी बेसिकली फाइंडिंग्स को करेक्टली मैच किया गया है। तो 2 लोकेशन है, यहाँ लोकेशन है आपको यहाँ दिखेगी लिस्ट 1 के अंदर,
और लिस्ट 2 के अंदर आपको फाइंडिंग्स मिलती है। फाइंडिंग्स का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें मिली हुई है यहाँ से, है ना। तो 3 लोकेशन आपको यहाँ दी गई है। मैं लोकेशन को पहले मैपिंग के थ्रू समझा देता हूँ सो दैट आपके लिए ईजी रहेगा याद रखने के लिए। लोथल इज़ ओवर हियर। लोथल के साथ साथ आप देखोगे तो एक लोकेशन आपको यहाँ डाली गई है, वो है मोहनजोदड़ो की लोकेशन। देयर इज़ वन मोर लोकेशन जो आपको यहाँ पे पूछी गई है, और तीसरी है राखीगढ़ी। ओके, राखीगढ़ी को थोड़ा यहाँ कर देते हैं, हरियाणा वाले रीजन के अंदर यू विल फाइंड ये राखीगढ़ी है। ओके, अब आपको बताना है कि विच ऑफ द अबाउ आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से बेसिकली करेक्टली मैच्ड है। सामने राइस हस्क, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड जॉइंट बरियल, इन 3 प्रकार की आपको चीज़ें मिली है सर, ठीक है ना, समझे। और आपको बताना है कि क्या सही है। बाय द वे कल का क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो उसी के थ्रू आप इसको अटेंड कर पाओगे, बहुत ईजीली आपको याद भी रह जाएगा। Bronze dancing girl, rice husk and joint burial, these 3 are the actually nomenclatures जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और इनके बेसिस के रूप में आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्या सही आपको इसके अंदर से दिख रहा है। लोथल से क्या मिला था, राइस मिला था कि नहीं मिला था, चावल मिला था कि नहीं मिला था। बाय द वे हड़प्पन्स ने कभी राइस की फार्मिंग की है सर, राइस की फार्मिंग हड़प्पन्स के अंदर किया है। हड़प्पन्स के दौरान जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा था उसमें चावल के एविडेंसेस आपको कहीं मिलते हैं सर, है ना। तो आप देखोगे कि ट्रेडिशनल हड़प्पा के एग्रीकल्चर पैटर्न में हमको राइस के एविडेंसेस नहीं दिखेंगे। खासियत यह है कि लोथल जो था एक पोर्ट के रूप में था, और लोग कहते हैं कि लोथल में बिकॉज ये पोर्ट था तो इसके यहाँ काफ़ी सारा फॉरेन ट्रेड भी होता था, और बिकॉज फॉरेन ट्रेड होता था और लोथल का जो डेवलपमेंट है वो लेट हड़प्पन पीरियड में होता है। लेट पीरियड का मतलब ये है कि हड़प्पा के अंदर जो शहरों का निर्माण किया गया वो 4 फेज़ में है ना, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन एंड देन यू विल फाइंड प्री हड़प्पन पीरियड आपको मिलता है। तो लोथल जो है वो लेट पीरियड में बनता है, ये 1800 BC और उसके बाद वाले पीरियड के अंदर डेवलप होने वाली साइट है। तो बिकॉज लोथल काफ़ी बाद के अंदर डेवलप होने वाली साइट के रूप में शहर मिलेगा, तो उसके अंदर हमको ये एविडेंसेस मिल रहा है सर। वी आर गेटिंग एविडेंसेस फ्रॉम लोथल जो हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, समझे। तो यहाँ आपको ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया है, राइस का एविडेंसेस मिलता है। तो सही है लोथल के अंदर एकदम एब्सोल्युटली, क्योंकि ये लेट हड़प्पन पीरियड में था, राइस के एविडेंसेस मिल जाते हैं। ओके, तो 1 वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब जहाँ जहाँ 1 आता है उसको लगा दीजिए, तो A, B and D तो सही होगा। अब मोहनजोदड़ो तो आपको पता है कि वो डांसिंग गर्ल के लिए बहुत फेमस है। आपको भी पता होगा कि ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए जो कांसे की मूर्तियाँ थी और कांसे की अलग अलग स्टैचूज़ थे उसके लिए मोहनजोदड़ो जाना गया है सर, है ना। तो यहाँ से डांसिंग गर्ल देखी है आपने, देखी होगी एक छोटी सी वो है ना मूर्ति है सर, एक लेडी की सर, वो त्रिभंग मुद्रा के अंदर आपको दिखती है। यू विल फाइंड दैट लेडी इन द फॉर्म ऑफ त्रिभंग मुद्रा सर, ठीक है। तो उसी का ही प्रकार है। और तीसरा है राखीगढ़ी में जॉइंट बरियल मिलना सर, है ना। तो ये भी सही है। इनफैक्ट राखीगढ़ी आज की तारीख में हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट में से एक निकल के आई है। इनफैक्ट वी विल फाइंड कि राखीगढ़ी का इम्पोर्टेंस ये है कि राखीगढ़ी के अंदर हमको सबसे बड़ी साइट है और नेक्रोपोलिस मिला है। नेक्रोपोलिस की खासियत ये है कि इन राखीगढ़ी वी विल फाइंड ह्यूज बरियल प्लेसेस एज वेल सर, ठीक है। इसमें जॉइंट बरियल मिला है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या एक ही फैमिली के लोग हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों की साथ में दफनाने वाली बॉडीज़ आपको मिली हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको करेक्ट दिखेंगे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, और इन्हीं बेसिस के रूप में आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली दिस सॉल्व्स योर क्वेरी, और इन्हीं बेसिस के रूप में आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए, तो ये तीनों की तीनों करेक्टली मैच्ड है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चले जाते हैं सर, है ना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या पूछा गया देख लेते हैं। ड्यूरिंग द वैदिक एज स्मॉल किंगडम्स केम इनटू कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट ईच अदर। वैदिक काल के अंदर छोटे और बड़े राज्य एक दूसरे के सामने कन्फ्लिक्ट में आए हैं सर, है ना, समझे। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है।
दूसरा बोला गया है प्राइमरली दिस किंगडम्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल एम्बिशंस एंड वाटर शेयरिंग ऑफ रिवर्स। वैदिक काल के अंदर एक्चुअल में ये जो राज्य कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं उसके पीछे का कारण था कि इनके बीच में टेरिटोरियल इश्यूज़ हो रहे थे, और ये इश्यूज़ के साथ साथ हमको ये भी पता चल रहा है कि इनके बीच में कुछ कुछ प्रकार की संघर्ष भी हो रही थी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इन्हीं बेसिस के रूप में आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्या सही है, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द सेम, और इसमें से राइट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव या बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव क्या करेक्ट आपको इसके अंदर से मिलेगा। ओके, तो आप बताइए कि विच इज़ करेक्ट अबाउट द वैदिक एज, इनमें से कौन सी करेक्ट चलती है सर आपको। क्या वैदिक काल के दौरान ये सब के सब संघर्ष में आए थे कि नहीं आए थे सर, है ना। आए थे तो क्यों आए थे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट सर, समझे आप लोग, ठीक है। वैदिक काल के दौरान स्मॉल किंगडम्स एक दूसरे के सामने कन्फ्लिक्ट में आते हैं, उसके पीछे का कारण क्या था। ओके, द फंडामेंटल रीजन्स वाई द स्मॉल किंगडम केम इनटू कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट ईच अदर वाज व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। यू विल फाइंड कि वैदिक काल में छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे जिसे हम लोग कहते हैं जन। ये जन को बेसिकली चलाने वाले शासक थे, उन्हें कहते हैं राजन सर, ठीक है। तो जन को चलाने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें राजन कहते हैं, और हमको पता चल रहा है कि छोटे और बड़े जनों के बीच में संघर्ष हो रहा था। ये सही है, यस ये सही है। जैसे आपने वैदिक लिटरेचर के अंदर एक कहानी सुनी होगी जिसे हम लोग कहते हैं 10 राजन्य की लड़ाई सर, है ना, द बैटल ऑफ 10 राजन्स एंड द 10 किंग्स। ओके सर, जिसमें एक साइड के ऊपर भारत वंश के राजा हुआ करते थे, देयर वाज अ किंग ऑफ भारत वंश कॉल्ड एज द राजा सुदाश, और सुदाश के सामने हमको पता चल रहा है कि एक और वंश था पुरु वंश, उनके बीच में संघर्ष हुआ था। ये पुरु वंश ने बाकी और भी 10 राजाओं को इकट्ठा किया, और इवेंचुअली यू विल फाइंड कि ये सब के सब इकट्ठे होके भारत वंश के राजाओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये भारत वंश और पुरु वंश के बीच में जो संघर्ष हुआ था, वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द भारत एंड द पुरु वॉज द रीजन ऑफ द वाटर शेयरिंग सर। आपने देखा होगा कि परुष्णी करके एक नदी है, परुष्णी, ये परुष्णी को बेसिकली हम लोग रावी नदी के रूप में पहचानते हैं, और रावी नदी के वाटर शेयरिंग को लेके एक संघर्ष होता है, वेर यू विल सी कि इनके पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन के कारण यू विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में यहाँ पे डेवलपमेंट होगा सर, है ना। इसमें वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो राजपुरोहित हुआ करते थे ये राज्यों के सर, ठीक है। तो आर्य और अनार्य राज्यों के बीच में संघर्ष होती है। देयर विल बी सम स्टेट्स कॉल्ड एज द आर्यन स्टेट्स, ठीक है, एंड देयर विल बी सम स्टेट्स जो अपने आप को आर्य कुल के कहेंगे, है ना, समझे। तो उनके बीच में ये संघर्ष था। तो ये सही है, वैदिक एज के दौरान छोटे छोटे राज्य कन्फ्लिक्ट में आए एक दूसरे के। दूसरा देखोगे तो स्मॉल किंगडम्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल एम्बिशंस एंड द वाटर शेयरिंग ऑफ द रिवर्स एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आने के दूसरा कारण ये भी था कि भाई ये लोग बेसिकली टेरिटोरियली बहुत ही स्ट्रांग हो रहे थे, वाटर शेयरिंग के बीच में भी इश्यूज़ हो रहे थे। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। इनफैक्ट आप वैदिक एज की पॉलिटी देखोगे तो ये छोटे छोटे जन इकट्ठे होके लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या बन जाता है, जनपद के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और यही जनपद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ जनपद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही महाजनपद जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, और ये बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बन के आए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये कहानी आपको पता चलनी चाहिए। ये तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही निकल जा रहा है। इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि इसी बेसिस के रूप में पूरी वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम और वैदिक इकोनॉमिकल सिस्टम भी चलती है सर, ठीक है। चलिए, ओके, तो दिस किंगडम्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल एम्बिशंस एंड द वाटर शेयरिंग ऑफ द रिवर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ड्यूरिंग द वैदिक एज स्मॉल किंगडम्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट ईच अदर सर, है ना। ये भी इसके साथ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर जा रहा है सर, है ना। तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से ये वैदिक किंगडम्स का फॉर्मेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में चले जाता है सर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है सर, है ना। क्लास डिवीजन ऑन द ऑक्यूपेशंस फॉलोड बाय द पीपल, क्लास डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द पीपल सर। दूसरा है लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन लीडिंग टू द लार्ज सिटीज एंड अर्बनाइजेशन सर, है ना। एक है क्लास डिवीजन, अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग वर्गों का वो डायमेंशन होना, डिवीजन होना सर, ठीक है, जहाँ अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस के रूप में लोग अपनी सोसाइटी को डिवाइड कर रहे थे। ये सोसाइटल क्लास डिविजन्स की बात हो रही है सोसाइटी के अंदर। दूसरा बोला गया है इकोनॉमी में लेबर मोबिलाइजेशन सर।
लेबर मोबिलाइजेशन, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। लीडिंग टू दी सिटीज़ एंड अर्बनाइजेशन, शहरों का निर्माण होना सर, है ना। अब आपको पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर कॉमन, हाँ यहाँ देखिएगा सर, यहाँ देखिएगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर कॉमन टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द अर्ली वैदिक पीरियड। इनमें से कौन से विचार जो है हड़प्पन और अर्ली वैदिक पीरियड के बीच में कॉमन है सर। सो दिस आर वेरी इंटरेस्टिंगली आस्क्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको पूछा गया है कि इसको आप कैसे डिवाइड करके देखते हो, हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ द डिवीजन हैज़ टेकन प्लेस। ओके, कि एक है क्लास डिवीजन और एक है लेबर का मोबिलाइजेशन। क्या हड़प्पा के अंदर लेबर मोबिलाइजेशन हुआ था? और अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, मतलब 1500 से लेके 1000 BC तक का हड़प्पा का देखोगे तो 2600 से लेके 1800 BC तक का पीरियड है। क्या इस पीरियड में सोसाइटी में क्लास डिवीजन थे कि नहीं थे? क्या इस पीरियड में सोसाइटी में क्लास डिवीजन थे कि नहीं थे? अर्ली वैदिक पीरियड में थे कि नहीं थे सर, है ना। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वी सी सम काइंड ऑफ क्लास डिविजन्स, अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस लोग करते थे। सही है कि गलत है? बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द पीपल। ये आज की तारीख में भी आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? डोंट यू सी दिस काइंड ऑफ क्लास डिवीजन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी एज वेल सर, ठीक है। तो हड़प्पा और वैदिक काल समाज के अंदर आपको क्लास डिवीजन तो मिलता है सर, है ना। वी डू गेट क्लास डिविजन्स इन अ वेरी क्लियर कट एरा। हम मना नहीं करते हैं कि क्लास डिविजन्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे सर, हमको क्लियर कट इंस्टेंसेस के ऊपर क्लास डिविजन्स मिलेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है सर, ठीक है, समझे। क्योंकि ये दोनों पीरियड में सोसाइटी की रचना हो गई है। सोसाइटी में क्लास डिवीजन तो आप पकड़ने की कोशिश करोगे मेसोलिथिक पीरियड में भी दिखेंगे सर। इवन इन द मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक पीरियड and followed by the Chalcolithic period we will find some kind of class division will come up सर, है ना। ये क्यों होंगे? जैसे एक राजा होगा सर, है ना, एक रूलर होगा, वो एक सोसाइटी को कंट्रोल करने वाला होगा, तो वो बेसिकली कहेगा कि भाई मैं आपसे अलग हूँ सर, ठीक है। एक आम आदमी होगा, एक कॉमन मैन होगा, उसका बेसिकली जो आइडिया होगा, उसका थॉट होगा, वो अलग होगा सर, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए सर कि क्लास डिवीजन ऑन द ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द पीपल, ये सही है सर, ठीक है। दूसरा है लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन लीडिंग टू द लार्ज सिटीज एंड अर्बनाइजेशन। अब देखिए वैदिक एज के अंदर आपको कोई सिटीज़ या टाउन्स के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, आपको कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। आप देखोगे तो वैदिक काल के अंदर आर्यंस कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु वाले रीजन्स में रहते थे। द आर्यंस यूज्ड टू स्टे इन द रीजन कॉल्ड एज सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु वाले रीजन में क्या आपके पास आज की तारीख में क्लियर कट एविडेंसेस है कि भाई ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ था सर, है ना। आपको ना ईंटें मिलती है, आपको ना पक्के मकान मिलते हैं, आपको यहाँ पे जो हड़प्पा काल के अंदर जो समाज था, ये समाज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इनके कोई ऐसे बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल टूल्स एविडेंसेस है नहीं सर, ठीक है। अब जब सिटीज़ बने ही नहीं है तो लेबर मोबिलाइजेशन कैसे होगा? हड़प्पा में तो क्या हुआ कि यार बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ बने। आप देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन तो अर्बन सिविलाइजेशन थी सर, आपको भी पता होगा सर। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता के रूप में पहचानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन एज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द कंट्री। हड़प्पा सभ्यता क्या है? इट इज़ नोन एज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द कंट्री सर, है ना। तो जब हम लोग इनको समझते हैं लेबर मोबिलाइजेशन को, लार्ज सिटीज़ का अर्बनाइजेशन के कंसेप्ट को, तो आपको पिक्चर क्लियर कट हो जाना चाहिए कि यार ये तो हड़प्पा सभ्यता में हो सकता है, क्योंकि बड़े शहर बने तो बड़े शहर बनाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होगी सर। आपको यहाँ पॉपुलेशन भी मिल जाएगी हड़प्पा सभ्यता में। वैदिक सोसाइटी तो कैसी थी? पेस्टोरल सोसाइटी थी। और पेस्टोरल सोसाइटी खासियत ये होती है कि ये सेमी परमानेंट होती है या सेमी नोमैडिक होती है सर। ये एक जगह पे जब तक इनको घास फूस मिलेगा वहाँ तक उस समय तक रहेंगे, जो ग्रीन क्या कह सकते हैं आपका पेस्टोरल लैंड है, और उसके बाद दे विल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस। ओके, तो वहाँ लेबर मोबिलाइजेशन तो दूर की बात है सर, पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी। कि व्हेन यू आर कंटिन्यूसली ऑन द मूव, व्हेन यू आर कंटिन्यूसली माइग्रेटिंग टू वन प्लेस टू अदर प्लेस, यू विल नॉट थिंक अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन सर, समझे। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, सही है, 2 गलत हो जाएगा। आपको पूछा क्या है? कॉमन पूछा गया है, तो 1 इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे कॉमन है सर, समझे आप लोग, हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछता है आजकल यूपीएससी
जहाँ दिमाग की बत्ती खुल जाती है कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। रेदर देन फैक्चुअली रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग को खोल दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगी। चलिए सर ठीक है, तो 27 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग गए। अब 28, 29, 30 हमारे पास 30 प्रश्न बाकी है। थोड़ा मतलब 3 प्रश्न बाकी है, अभी 10 मिनट में हो जाएगा सर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। सर समझे आप लोगों के, एक प्रश्न पूछा गया है और 3 नाम दिए गए हैं आपको यहाँ पे सर, ठीक है। और आपको बताना है कि पहला है कि धोलावीरा इज़ नोन फॉर द यूज़ ऑफ साइन बोर्ड बिलोंगिंग टू द हड़प्पन पीरियड। धोलावीरा के अंदर साइन बोर्ड मिला है जो हड़प्पन पीरियड से, हड़प्पीय काल से बिलोंग करता है सर, है ना। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन रिलेट्स टू द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो है वो आर्यंस के बीच में जो राजकीय संघर्ष हो रहे थे उसके बारे में हमको जानकारी देता है। तीसरा है ईरान इंस्क्रिप्शन गिव्स अस द सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द गुप्ता पीरियड। जो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है ईरान इंस्क्रिप्शन, ये सामाजिक परिस्थिति को दर्शाने वाला इंस्क्रिप्शन है गुप्तकालीन समय के दौरान। अब आपको बताना है इनमें से क्या इनकरेक्ट है। बाय द वे, हाँ, आपको कोई डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन सर, है ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से क्या कहानी है और कहानी कहाँ से कहाँ मैचअप हो रही है सर, है ना। तो अब बताइए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस। चलो सर, है ना, इनकरेक्ट आपको बताना है, आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है सर, है ना। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ओके। बताइए बोगास्को इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। बोगास्को इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ दिखती है सर, है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोगास्को इंस्क्रिप्शन, ईरान इंस्क्रिप्शन। और तीसरा क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है मेनली कि इसके अंतर्गत आपको आइडेंटिफाई करना है कि धोलावीरा की इम्पोर्टेंस क्या है। चलो सर, है ना, योर टाइम स्टॉप्स नाउ। आपका समय यहाँ पे ख़त्म होता है सर, ठीक है। धोलावीरा का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ साइन बोर्ड मिलता है। आपने सुना होगा हड़प्पा की स्क्रिप्ट के बारे में, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट एज वेल, है ना। तो हड़प्पा के अंदर से जो स्क्रिप्ट निकल रही है उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, XYZ ABC, है ना, फलाने फलाने फलाने। उसमें सबसे बड़ी अल्फ़ाबेट्स की कुछ 26 की स्क्रिप्ट मिली है। 26 अल्फ़ाबेट्स एक साथ है। एक्चुअली हड़प्पा के अंदर जो साइन बोर्ड है या धोलावीरा के अंदर जो साइन बोर्ड है उसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट को लिखा गया है। ये स्क्रिप्ट आज की तारीख में हम लोग इसको डेसिफर नहीं कर पाए। वी आर नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कहना क्या चाहती है, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सर, है ना। वो कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं हमको नहीं पता है। पर यस, यहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड मिलता है, ये हड़प्पन पीरियड से था और इसमें इनकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये स्क्रिप्ट एक्चुअली पिक्टोग्राफिक है या इसी को ही लोग कहते हैं लोगोसिलेबिक है, जहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बट वी डू नॉट फाइंड मच ऑफ द डेवलपमेंट, उसको अभी आज की तारीख में डेसिफर नहीं कर पाए, ओके। तो ये सही है सर, है ना। दूसरा है बोगास्को इंस्क्रिप्शन रिलेट्स टू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द आर्यंस इन इंडिया। अब देखिए, याद रखिएगा, बोगास्को इंस्क्रिप्शन मिला है टर्की से सर, है ना। समझ में आया कि नहीं, ये भारत से मिला ही नहीं है, पहली बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें हमको पता चलता है कि आर्यन गॉड्स का मेंशन किया गया, वरुण है, इंद्र है, उनका मेंशन किया है। तो उसमें 2 किंग्स और उनकी डायनेस्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होती है और उसके बाद उनके बीच में एक ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी ऐसा कहते हैं कि आर्यन गॉड्स की वो सामने हुई थी, इट वॉज इन प्रेजेंट ऑफ द आर्यन गॉड्स। ये बोगास्को इंस्क्रिप्शन करीबन 1400 BC के आसपास का इंस्क्रिप्शन है जो तुर्की से मिला है। आज के मॉडर्न जो तुर्की है ना सर, वहाँ से मिला है। तो लोग कहते हैं कि ये जो तुर्की वाला जो बोगास्को इंस्क्रिप्शन मिला है बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि इन्हीं बेसिस के रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी सर, है ना। उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हुई होगी, व्हाट कुड हैव बीन द पॉलिटिकल कंडीशंस एट दैट टाइम एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो इन सब के बेसिस के रूप में हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं बोगास्को इंस्क्रिप्शन को। बट ये भारत में नहीं मिलती है सर, है ना, ये आउटसाइड इंडिया मिलता है। तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा सर, है ना।
तीसरा है ईरान इंस्क्रिप्शन के बारे में। इट गिव्स अस द डिटेल अबाउट द सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द गुप्ता पीरियड सर, है ना। अब क्या ईरान इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड के बारे में हमको नॉलेज देता है कि नहीं देता है सर, है ना, समझे। तो ये तो गलत है, ये सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा धोलावीरा का जो साइन बोर्ड मिला है, ये साइन बोर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है सर, यहाँ पे हरप्पन स्क्रिप्ट मिली है, और ये हरप्पन स्क्रिप्ट के अंदर वी आर नॉट एबल टू डिसिफर, बट यहाँ 26 अल्फ़ाबेट्स हमको मिले हैं अलग अलग प्रकार के सर। खैर, तीसरा है ईरान इंस्क्रिप्शन सामाजिक परिस्थिति गुप्ता पीरियड की दर्शाता है। अब ईरान इंस्क्रिप्शन आया कहाँ पे, ये ईरान नहीं है, ये ईरान है बाय द वे, ये मध्य प्रदेश से है सर, है ना, और ये गुप्ता के डिक्लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट हमको ये पता चल रहा है कि गुप्ता डायनेस्टी जब आखिर के समय पे थी तो भारत से विदेशी आक्रमण होता है, देन यू विल फाइंड द हुणा इन्वेजन विल टेक प्लेस। ये जो हुणा इन्वेजन, जब विदेशी आक्रमण हुआ अलग अलग डायनेस्टीज़ के समय के दौरान, तो इस पीरियड के समय पे वी विल सी दैट हुन लोगों ने आके सेंट्रल इंडिया के ऊपर भी अटैक किया था अलग अलग रीजन्स में। तो यहाँ पे आपको एक गुप्ता जनरल दिखेंगे, उनकी वाइफ दिखेगी, वो सती कमिट करती है। तो वी विल फाइंड कि इट्स अ कंडीशन ऑफ वुमेन, जहाँ वुमेन सती कमिट करती है, उसके बेसिस के रूप में आपको ये इंस्क्रिप्शन जानकारी देता है सर, है ना। तो वी विल फाइंड कि ईरान इंस्क्रिप्शन सोशल कंडीशन और सती के बारे में नॉलेज दे रहा है। क्या ये सही है कि गलत है, तो हम इसको सही मानते हैं, यस दिस इज़ करेक्ट, ओके। तो सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला सही है। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको इनकरेक्ट पूछा है, आपको करेक्ट नहीं पूछा है। पहले प्रश्न भी देख लीजिएगा सर, है ना। आप जैसे प्रश्न देखोगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर से कौन सी चीज़ें सही आ रही है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट तो फिर 2 ओनली ही होगा, क्योंकि पहला सही है और तीसरा सही है। तो इन बेसिस के रूप में आप ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर चले जा सकते हो। तो याद रखिएगा ईरान इंस्क्रिप्शन क्या है, बोगास्को इंस्क्रिप्शन आर्यों के साथ है, इसमें आर्यंस की ओरिजिन पता चलती है सर, है ना। ये ओरिजिन ऑफ आर्यंस को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आजकल तो ओरिजिन ऑफ आर्यंस को लेके क्लैरिटी आ चुकी है कि आर्यंस जो है ये भारतीय मूल के लोग नहीं होंगे, भारतीय मूल के लोग हैं, ये कोई विदेशी नहीं थे। खैर क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चले जाते हैं, एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है सर, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैदिक एज, द्विज बेस्ड हायरार्की ऑफ द सोसाइटी, कल्टिवेशन ऑफ राइस, बार्ली एंड सीसमी, डेवलपमेंट ऑफ आश्रम सिस्टम ऑफ लाइफ सर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वैदिक एज, है ना। ये ओवरऑल वैदिक एज के बारे में बता रहा है। मतलब आप देखोगे तो अर्ली वैदिक एज के अंदर से लेके लेटर वैदिक एज, ये दोनों को पूछ रहा है सर, है ना। तो अर्ली वैदिक एज 1500 से लेके 1000 BC तक का पीरियड है आपका, और लेटर वैदिक पीरियड कौन सा है, 1000 से लेके 600 BC तक का पीरियड है। ये पूरे पीरियड को आपको क्लब करके पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द वैदिक एज, ओके। हाँ, तो द्विज, कल्टिवेशन ऑफ राइस, बार्ली, सीसमी, सीसमी का मतलब होता है तिल, तिल का उपयोग करना सर, ठीक है, और आश्रम सिस्टम का डेवलपमेंट होना सर, ठीक है। चलिए बताइए कि क्या करेक्ट है इसके अंदर से आर्यकाल के दौरान में। बताइए व्हाट इज करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट ओवरऑल। द्विज समझ में आता है कि नहीं आता, व्हाट डू यू मीन बाय द्विज। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न सर, है ना। ट्वाइस बॉर्न किसको कहा जाता था, ऐसे लोग जो वैदिक एजुकेशन लेने के लिए जाते थे, वेदों को सीखने के लिए जाते थे, उन लोगों को द्विज कहा गया है। तो प्राचीन भारत में वर्ण सिस्टम के तहत जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ये तीनों के तीनों द्विज कहते थे सर, है ना, क्योंकि दे हैड द अथॉरिटी टू लर्न द वेदास। ये वैदिक किताबें आपको दिख जाएगी सर, वो सबके लिए था, शूद्र तो था ही नहीं। शूद्र जो वर्ण था वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इनिशियल पीरियड में, ये वर्ण शब्द भी बहुत बाद में डेवलप हुआ। तो सोसाइटी में द्विजों का आपको डेवलपमेंट दिखे, तो एनी पर्सन हु लर्न्स द वेदा उसको द्विज कहते थे। कि यार देखो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तुमने वेद सीखने की शुरुआत की है, आप अब ब्राह्मण बन गए हो। ब्राह्मण किसको कहते थे, ब्राह्मण उसी को ही कहते थे
जो ज्ञानी हो, ऐसा व्यक्ति जिसको धर्म की परिभाषा हो, जिसको कर्म की परिभाषा हो, जो रियलाइज़ कर पाए सोसाइटी को और सोसाइटी को गाइड कर पाए सर, है ना। तो वैदिक एज में बहुत सारे लोगों को द्विज का टाइटल दिया गया था, क्योंकि इस बेसिस के रूप में आप देखोगे तो उनको वेदों का शिक्षा मिला था। फिर लेटर ऑन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ये सही है, ओके। कल्टीवेशन ऑफ राइस, बार्ली एंड सीसीएम। अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी बिकेम इन अ ह्यूज नंबर्स, है ना। लेटर वैदिक पीरियड के बाद हमको पता चलता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी होना शुरू हो गया है सर, है ना, अलग अलग प्रकार के। बार्ली तो पहले से चल रहा था, सीसमी तिल का भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। और आश्रम, तो इंसान को जीवन के 4 पड़ाव बोले गए कि आप पहले ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य के बाद आप गृहस्थ आश्रम जिए, फिर वन प्रस्थान, और इसमें फिर आपको इच्छा हो तो आप संन्यास आश्रम भी जी सकते हो सर। उसमें ये 3 आश्रम आपके जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथा वाला जो था वो कंपलसरी नहीं था, संन्यास लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट नॉर्मली हमको ये पता चलता है कि चंडोग्य उपनिषद हो गया है या और भी उपनिषद है, उसमें आश्रम प्रथा को डेवलप किया गया था, उसमें आइडेंटिफाई किया गया था सो दैट ह्यूमंस को एक स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पता चले कि हम जीवन के अंदर क्या जीना चाहते हैं। और ये स्टेजेस ऑफ लाइफ के तहत हम ये भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारे लाइफ को अलग अलग पड़ाव में से कैसे पास ऑन होना पड़ता है सर, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही इम्प्लीमेंटेबल आपको ये चीज़ें दिखेगी। और इनफैक्ट यहाँ से ही काफ़ी लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन होता था लाइफ का कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ, है ना, मैं जीवन में क्या करने आया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर दिखेगा। एंड देन यू विल फाइंड कि ये तीनों के तीनों इसके अंदर से आपको करेक्ट ऑप्शंस दिख जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये वैदिक एज की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और ये आपका एक क्वेश्चन था जो आपको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वज्रपति करके एक शब्द दिया गया है आपको। यू हैव बीन आस्क्ड द टर्म कॉल्ड एज वज्रपति। आपको बताना है कि वज्रपति क्या है सर, है ना, व्हाट इज़ वज्रपति। एक ऑप्शन दिया है कि वज्रपति वर द ऑफिशियल्स बिलोंगिंग टू द वैदिक पीरियड हु लुक आफ्टर द पेस्टोरल लैंड, पहला ऑप्शन ये दिया है। दूसरा, हीरो, अ गॉड विथ अ वेपन वज्र हु डिस्ट्रॉयड द नॉन आर्यंस। तीसरा, हेड ऑफ अ क्लैन बिलोंगिंग टू द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के समय पे एक समुदाय के लीडर हुआ करते थे वज्रपति सर, है ना। और चौथा है नन ऑफ द अबव, है ना, समझे कि नहीं समझे। यूपीएससी का सबसे फेवरेट होता है टर्मिनोलॉजी कीवर्ड बेस्ड प्रश्न पूछता है सर। ये जो कीवर्ड बेस्ड प्रश्न पूछता है आपको इसमें से आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट regarding the word वज्रपति and what is correct about the term वज्रपति as well। पति समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर, है ना। what is पति, पति का मतलब होता है अ पर्सन हु एक्चुअली जो प्रोटेक्शन कर रहा है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, समझे कि नहीं समझे, उसको ओन कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है सर, ठीक है, समझे आप लोग, ओके। तो हम कहते हैं करोड़पति, कहते हैं ना कि ये करोड़ रुपए का मालिक है सर, है ना। तो यहाँ वज्र का मालिक है। वज्र किसको कहते हैं बाय द वे सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, व्हाट डू मीन बाय द टर्म वज्र, है ना, समझे कि नहीं समझे। और आपको ये पूछा गया है वज्रपति किसको कहते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका मतलब क्या होता है। और मेनली अगर आप समझने की कोशिश करिए कि वज्र का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आप बुद्धिज़्म के हिसाब से देखोगे तो वज्र शब्द है वो पावर के साथ है। हिंदुइज्म में भी इंद्र के साथ ये पावर के साथ जुड़ा गया है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि पेस्टोरल लैंड की बारे में आपको दिया गया है ऑप्शन सर, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वैदिक पीरियड में इनफैक्ट, है ना, वैदिक एज में वी विल फाइंड कि पेस्टोरल लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों पेस्टोरल लैंड का इंपॉर्टेंस था? क्योंकि काऊ बेस्ड इकोनॉमी चलती थी आपकी। काऊ बेस्ड इकोनॉमी चलने के कारण गाय को बहुत ही माना गया है और उसकी चोरी ना हो और उसके रिलेटेड खेती में या उसके रिलेटेड जो ज़मीन है वहाँ पे कोई और आके अपनी गायों को ना चरा जाए या वो ज़मीन को कंट्रोल ना कर दे, उसके लिए अलग प्रकार की संघर्ष आपको मिलती। गविष्ठी करके आपको संघर्ष दिखेगी सर। तो ये संघर्ष ना हो इसके लिए वज्रपति का अपॉइंटमेंट किया गया था। इनका काम ही ये था कि जो पशुओं के लिए आरक्षित ज़मीन है, पेस्टोरल लैंड है, खास करके एनिमल्स के लिए है, काऊ के लिए, गऊ के लिए है, उसका ध्यान रखा जाए सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। बाकी अगर आप समझने की कोशिश करोगे इन बुद्धिज़्म एज वेल यू विल फाइंड वज्रयान करके आपको एक संप्रदाय दिखेगा, वो भी पावर के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है।
इनफैक्ट आपको बुद्धिज़्म में भी वज्र शब्द का इंपॉर्टेंस दिखेगा, बट यहाँ ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया हुआ है, इसके लिए इसी को ही हम लोग करेक्ट आंसर के रूप में कंसीडर करेंगे सर, ठीक है। तो होपफुली आज हमने 30 प्रश्न किए हैं, वी हैव एक्चुअली डिस्कस 30 प्रश्न, और मैंने आपको हेल्प कराने की कोशिश की है कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट द कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन, मैथ द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप इस प्रकार के प्रश्न अटेंड करना चाहते हैं सर, है ना, तो हम आपको वेलकम करेंगे कि आप हर संडे, एवरी संडे अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर कॉम्बैट को दिया करिए। कॉम्बैट इज़ अ लाइव टेस्ट जो 11 बजे हर संडे को लिया जाता है, और उसमें क्वेश्चंस भी मैं ही सेट करता हूँ। और इसमें आपकी खासियत ये होती है कि 60 मिनट्स के अंदर आपको 56 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर आपने इसमें अच्छा रैंक लेके आए, क्योंकि ये लाइव होता है, आपके सिवाय और भी कैंडिडेट्स ये देंगे, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी की तरफ से। ये स्कॉलरशिप मेनली अगर आप समझिए कि दिस विल इंक्लूड इवन 75 to 100% ऑफ योर फीस ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यू विल गेट लैपटॉप्स, यू विल गेट आईपैड्स, यू विल गेट टैबलेट्स, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज़, अमेजोन के वाउचर्स, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस होगा सर आपको ये कॉम्बैट के अंदर। तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं सेट करता हूँ, पॉलिटी, इसमें सब मिक्स टेस्ट होता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ आ जाता है। और इसकी खासियत ये है कि इसके जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग दिखेंगे इसी प्रकार से सर, है ना। तो मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन रिवॉल्यूशन इन दिस कंट्री, एंड यू कैन जॉइन एंड लर्न विथ मी, इनफैक्ट, है ना, ऑन दी अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन, जहाँ मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। आई टेक लाइव क्लासेस। इनफैक्ट मेरी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चलते हैं। सो आई टीच जनरल स्टडीज़ में पूरा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर करवाता हूँ मैं, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इनफैक्ट अगर आप मेरे ऑप्शनल के बैच के अंदर आओगे तो मैं आपको उतनी तो श्योरिटी दे देता हूँ कि आप ऑप्शनल के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट, क्योंकि पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल कॉम्प्रिहेंसिव मैं करवा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे द हिस्ट्री ऑप्शनल, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री ऑप्शनल के रिलेटेड वो सब के सब आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो पूरा हिस्ट्री आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, उतनी तो मैं आपको श्योरिटी दूंगा, एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, यू विल बी एबल टू क्लियर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, और ज़रूर से आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, खाली ये कोड को यूज़ करना है, PN Live। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी लिंक अवेलेबल है। मेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नई बैच अभी ही शुरू की है। इट्स हार्डली बिन 2 days वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग विथ आर्ट एंड कल्चर एज वेल। तो मैं आर्ट एंड कल्चर भी आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा सर, है ना। तो मैं ज़रूर से आपको वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू वन मोर टाइम कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपका जो सिविल सर्विसेज का सपना है वो पूरा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप सिविल सर्विसेज बनने का या सिविल सर्वेंट बनने का जो सपना देख रहे हैं उसमें मैं छोटा सा पार्ट प्ले कर पाऊँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।